दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज के दिन की बहुत बड़ी जो प्रमुख घटना रही वो ये रही कि एसबीआई को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार फटकार लगाई, डांट लगाई, लताड़ा। आप जो शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं इसके लिए कर सकते हैं। इतनी फजीहत हुई है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने और देश के सामने। ये हमारी सबसे प्रीमियर बैंक जिसको कहा जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी इतनी इज्जत कभी गई नहीं होगी जितनी आज चली गई। क्योंकि उनको जो आदेश मिला था सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनावी चंदे को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, जिसके उस आदेश का पूरी तरह से इन्होंने पालन नहीं किया। आपको बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा देखने को सुनने को मिली होगी, आगे भी मिलेगी, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है, इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है कि हर किसी को इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। किस तरह से ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बहाना तो बनाया गया कि जो चुनावी चंदा होगा उसमें पारदर्शिता आएगी, लेकिन किस तरह से इसमें झोल बहुत बड़ा जो है वो खड़ा किया गया और हमारी सबकी आंखों में धूल झोंकी गई अब तक। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और देखिए मतलब कि सुप्रीम कोर्ट डंडा लेके खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इनकी कितनी मजबूरी है, कितनी बड़ी मजबूरी है कि स्पष्ट आदेश के बाद भी वो ठीक से जो है उस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों। मैं पहले आपको ये बताऊंगा। मैं एक अजय बोस हैं, वो आरटीआई कार्यकर्ता है। उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैंने आरटीआई की थी इसको, इसी मुद्दे को लेकर एसबीआई में। तो उनको जवाब क्या मिला आप देखिए। वो कह रहे हैं कि उन्होंने आरटीआई की थी, तो वो लिख रहे हैं कि माय आरटीआई रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम द ऑफिशियल एसबीआई कॉर्पोरेट ब्रांच मुंबई। जहां से उनको जवाब मिला उसमें ये रिवील होता है कि टोटल इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स जो हैं वो जो बिके हैं वो 28,030 हैं। 28,030 इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स बिके हैं। पर अब जबकि एसबीआई ने जो सबमिट किया है डेटा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इलेक्शन कमीशन में, वो कह रहा है कि 18,871 इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स जो हैं वो बिके हुए हैं। तो इनका सवाल ये है, my pertinent question is, where are details of around 10,000 electoral bonds sold gone? वो जो 10,000 इलेक्ट्रोल बॉन्ड का गैप दिखाई दे रहा है, तो 10,000 इलेक्ट्रोल बॉन्ड कहाँ गायब हुए, इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं है। वो लिख रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस। इस बात का संज्ञान लें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये इनका कहना है। और ये है इनकी आरटीआई का वो पेपर, वो जो कागज है वो। इसमें आप देखेंगे तो आप पढ़ पाएंगे, इसमें भी ये लिखा है कि उन्होंने पूछा है कि कितने जो है वो बेचे गए हैं। तो जवाब है 28,030। इसमें साफ दिख रहा है, नीचे आप देख रहे हैं उसमें रेड मार्का भी जो है उन्होंने नीचे किया है बोल्ड करके, ताकि आपको पता चले कि वो जवाब जो है एसबीआई ने दिया है। उसने स्पष्ट रूप से बताया है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो बिके हैं वो 28,030 की संख्या में बिके हैं। ठीक है। और ये जवाब उनको मिला है 14 मार्च 2024, मतलब कि कल का जवाब है ये, पिछले दिन का जवाब है ये। और इसी को मतलब ध्यान में रखते हुए इसीलिए फिर सुप्रीम कोर्ट बड़ी नाखुश हुई। उन्होंने कहा कि ये कैसे चलेगा, ये तो ठीक नहीं है ना। निराशा भी जताई, गुस्सा भी हुई सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि ये आपने, एक तो सबसे पहली बात कि जो इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है वो आपने क्यों नहीं बताया। चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि हमने इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जुड़ी सभी अहम जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा था। ठीक है। इनमें बॉन्ड के खरीदार, बॉन्ड की रकम और खरीदने की तारीख शामिल है। बॉन्ड के सीरियल नंबर को आपने नहीं बताया है। हमने अपने फैसले में सभी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा था। चंद्रचूड़ साहब ने निराशा जताते हुए कहा कि अभी जब सुनवाई चल रही है तो एसबीआई को यहां मौजूद रहना चाहिए था, क्योंकि इस सुनवाई में वो मौजूद या उनकी ओर से कोई मौजूद नहीं था। ये भी
विधि की वक्रता या विधि की विडंबना, या तो मानव सर्जित विडंबना या मानव सर्जित वक्रता, जो आप समझना चाहें वो समझ लीजिए। एक बहुत अच्छे पत्रकार, मैं मेरे ख्याल से वो है, अच्छा काम करते हैं, मैंने कुछ उनकी रिपोर्ट्स कभी कभार शेयर की है, कृष्णकांत जी नाम है इनका। उन्होंने कुछ सारे ट्वीट्स किए हैं, ट्वीट्स को आप देखिए और मैं आपको खबर जो है ना वो कहता हूं कि कौन सा कितना बड़ा झोल है इसमें, झोल क्या है इसमें पूरा, इस मामले में ये समझना बहुत जरूरी है। आप देखिए वो लिख रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं कि सीबीआई एसबीआई की ओर से कुल 22,217 इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचे गए, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, हर बॉन्ड के पीछे एक घोटाला है, ये इनका कहना है। कैसे? तो केस नंबर 1 वो कह रहे हैं कि 2 अप्रैल 2022 फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की 409 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने अटैच किया और 7 अप्रैल 2022 के दिन इस कंपनी ने 100 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद कर चंदा दिया। अब किसको दिया होगा, ये आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। उसके बाद रेड क्यों नहीं पड़ी। केस नंबर 2 अप्रैल 2023 का मामला है। मेधा मेधा इंजीनियरिंग ने करोड़ों का चंदा दिया और मई 2023 में क्या हुआ, एक महीने बाद, कि इस कंपनी को 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया। इन्हें चंदा मिला और इन्हें धंधा मिला। ठीक है केस नंबर 3 है 18 अगस्त 2022, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक पूनावाला ने एक ही दिन में 52 करोड़ रुपए का चंदा दिया और 22 अगस्त 2022, 4 दिन के बाद ही मोदी जी ने उनसे मुलाकात की। फिर क्या तमाशा हुआ देश जानता है। कोविड वैक्सीन पर सीरम इंस्टीट्यूट को मोनोपोली बख्शी गई। आगे कृष्णकांत साहब लिखते हैं कि केस नंबर 4, खनन समूह वेदांता ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के इलेक्ट्रोल बॉन्ड का दान मतलब खरीद लिए। फिर सरकारी कंपनी बीपीसीएल जो है वो इसके बाद वेदांता को ही सौंप दी गई। तो सरगना को मिला चंदा, पंटर को मिला धंधा ये कृष्णकांत साहब लिख रहे हैं। आगे ये लिख रहे हैं केस नंबर 5, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने 90 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे। ये वही कंपनी ने उत्तराखंड में सुरंग बना रही थी। 41 मजदूर 17 दिनों के लिए फंस गए, मामले की जांच तक नहीं हुई। केस नंबर 6, गाजियाबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल पर कोविड के दौरान जनता से वसूली के आरोप लगे। यशोदा पर छापा पड़ा और यशोदा हॉस्पिटल ने 162 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और दान करके वॉशिंग मशीन में धुल गए। ठीक है। केस नंबर 7, टॉरेंट पावर नाम की कंपनी ने, जो कि हमारे यहाँ की है, गुजरात की है, उस कंपनी ने 86.5 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड से चंदा दिया। इस कंपनी को गुजरात में 47,000 करोड़ का सरकारी प्रोजेक्ट मिला। ठेके कौन देता है, फिर चंदा किसको मिला? चंदा दो धंधा लो। आगे लिखते हैं कृष्णकांत साहब कि आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी ने जुलाई 2023 में करोड़ों का चंदा दिया। कंपनी को अगले कुछ महीनों में लगभग 6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट मिले। फिर केस नंबर 9 का जिक्र करते हैं कृष्णकांत जी, कहते हैं कि भाजपा सरकार ने मित्तल ग्रुप को गुजरात में सबसे बड़ा धंधा दिया। मित्तल ग्रुप ने इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा को चाप कर चंदा दे दिया। फिर एक केस नंबर 10 और है जो बताते हैं, कहते हैं कि ये इसमें मैं थोड़ा जो है इस मामले में कहीं मैं इनसे सहमत नहीं हूं। ये लिखते हैं कि पुलवामा हमले के बाद हब पावर कंपनी नाम की पाकिस्तानी कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्यों खरीदा और किसे चंदा दिया, इसकी जांच नहीं होगी, जैसे पुलवामा हमले की जांच कभी नहीं हुई। अब यहाँ इस मामले में मुझे लगता है कि कृष्णकांत जी ने थोड़ी रिसर्च में कहीं कहीं कोताही बरती है, ऐसा मेरा मानना है। वो इसलिए है क्योंकि जहां तक मैंने जांच पड़ताल की है, ये कंपनी जो हब कंपनी का नाम आ रहा है वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो कानून है, जो नियम है, उसमें ऐसा है कि विदेश का व्यक्ति या संस्था आपको फंड ये चंदा या बॉन्ड नहीं खरीद सकती।
ये कंपनी जो है, हब कंपनी जो है पावर वाली, वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है। ये मैंने जांच की है। जब दिल्ली में रजिस्टर्ड है तब वो पाकिस्तानी कंपनी नहीं हो सकती। हाँ, अगर वो शेल कंपनी की तरह काम कर रही है, फिर उसमें जांच जरूरी है करना, लेकिन सीधी तरह से ये नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तानी कंपनी है या कोई और फॉरेन कंपनी है, क्योंकि बाहर की कंपनियां सीधा यहाँ पे वो चंदा नहीं दे सकती। तो एक वो है, तो इसमें कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी इनकी रिसर्च कहीं ज्यादा, तो मैं इसको इसलिए यहाँ पे करेक्ट कर रहा हूँ। और केस नंबर 11 में कृष्णकांत जी ये बताते हैं कि दिसंबर 2023 को शिरडी साई इलेक्ट्रिकल लिमिटेड पर छापा पड़ा और जनवरी 2023 में शिरडी साई इलेक्ट्रिकल ने छप्पर फाड़ कर चंदा दे दिया। तो क्या करें, क्या करें भाई, सवाल तो यही है, क्या करें। जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ जो है नाराज हुए, वैसे ही कुछ और लोग भी जो है इसमें काफी नाराज हुए। अब इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली चंदा देने वाला है कौन। प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा कि द इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स अपलोडेड बाय ईसी व्हिच दे से इज एज रिसीव्ड फ्रॉम एसबीआई, जैसे उनको मिली है वैसे ही रख दी है एसबीआई से। तो कह रहे हैं कि डज नॉट गिव द सीरियल नंबर ऑन द बॉन्ड्स, और उसी मुद्दे पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाई। पूर्व मुख्य चुनाव आयोग जो है कुरैशी साहब, है ना, SY कुरैशी, उन्होंने कहीं लिखा है कि एसबीआई ने चुनाव आयोग के जो आंकड़े दिए, और उनका बयान मेरे बिल्कुल सामने है, तो वो कह रहे हैं कि उससे ये पता करना मुश्किल होगा कि किस बॉन्ड खरीदार ने किस पार्टी के लिए इसको खरीदा। एसबीआई ने ये जानकारी देने के लिए जून 24 तक का समय मांगा था। कुरैशी साहब आगे ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई को ये निर्देश देना चाहिए था कि वो जून तक भी ये जानकारी दे, क्योंकि देश की जनता यही जानना चाहती थी। इसी से पता चलता कि क्या सरकार और देश के कॉरपोरेट घरानों के बीच में कोई मिली भगत है या नहीं। और खैर, उसके लिए जून तक का समय देने की कोई जरूरत नहीं थी। ये जैसे कहा 24 घंटे या 48 घंटे का मामला है। अगर चाहती ठीक तरह से कोऑपरेट करना एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, तो कर सकती थी, लेकिन इसमें कैसे भी करके जो है वो वक्त की बर्बादी कैसे हो, कैसे इसको हो सके उतना टाला जाए, ये पूरा कार्यक्रम जो है इसकी रचना हो चुकी है भाई साहब। तो कुरैशी साहब, आप भी समझते हैं कि ये तो हो सके उतना जो है वो समय व्यतीत करने की बात है या तो समय बर्बाद करने की बात है। तो आगे वो उनका बयान है, वो कह रहे हैं कि ये काफी अहम मुद्दा है, क्योंकि राजनीतिक फंडिंग से जुड़ा मामला है। ये मुद्दा हमारे लोकतंत्र की चरित्र और विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को लेकर जगी उम्मीद धूमिल हो गई है? इस मामले में क्या हम वहीं पहुंच गए हैं जहां पहले थे? हाँ, ये सच है कि 2018 से पहले राजनीतिक फंडिंग के मामले में पूरी तरह अपारदर्शिता थी। लगभग 70% जो है पैसा कैश दिया जाता था। हालांकि 20,000 रुपए से अधिक चंदे के बारे में चुनाव आयोग को बताना होता था और इसकी अवेज में टैक्स में छूट मिलती थी। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड आने के बाद मामला और भी गोपनीय हो गया। पारदर्शी होने के बजाय और अपारदर्शी हो गया। कौन किसको चंदा दे रहा है ये पता ही नहीं चल पा रहा है। यही राजनीतिक दलों और चंदा देने वालों के बीच गठजोड़ की आशंका को बढ़ा देता है। हमारे जो पूर्व वित्त मंत्री सचिव है सुभाष चंद्र गर्ग, उनका भी मैं अगर बयान आपको बताऊं तो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो मंशा है उस पर शंका जताई, सवाल उठाया। उनका यह कहना है कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने एक झूठा बहाना पेश कर रहा था। ऐसा करके एसबीआई सुप्रीम कोर्ट को उस काम में धकेलना चाहता था जो कि असंभव है। गर्ग साहब आगे कहते हैं इतने उनके बयान में कि किसने कितने बॉन्ड को खरीदा ये जानकारी तो मौजूद है ही, ये पता नहीं है कि कौन सा बॉन्ड किसने खरीदा, चूंकि सभी बॉन्ड एसबीआई के पास ही आते हैं। ऐसे में अगर सभी बॉन्ड्स तक अपनी पहुंच बना भी लेते हैं तो भी आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि किसी खास बॉन्ड को किसने खरीदा और किसने इसे जमा किया।
गर्ग साहब आगे कहते हैं, सुभाष गर्ग साहब, इसीलिए अगर एसबीआई ये कह रहा है कि बॉन्ड खरीदने वाले और इसे हासिल करने वालों के बीच मिलान करके इसे करने के लिए और समय चाहिए, तो वो कभी नहीं कर पाएगा। ये एसबीआई का एक बहाना है। और प्रशांत भूषण साहब ने जो है इसका एक बयान आखिर में बता दूं आपको, उन्होंने कहा कि बॉन्ड नंबर और इसे हासिल करने वाले के बीच मिलान के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कुल मिला के ये है कि ये यूनिक नंबर्स हैं और इसे जाहिर करने की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि इसी से पारदर्शिता आएगी। तो ये पूरी बातचीत हमने आप तक पहुंचाई है। आपको सुनकर कैसा लगा? आपकी इस जानकारी को पाके आपके मन में क्या सवाल या क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, वो लिख के हमको आप जो है वो ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही और सच्ची लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को हो सके उतना शेयर करें और हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रोज करते हैं, आज भी कर रहे हैं, उसको मानिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।